गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और इलास्टिसिटी। तो आज से हम लोग इलास्टिसिटी पर वर्क करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसकी कुछ, जैसे लास्ट क्लास में हमने रोटेशनल पढ़ा, तो रोटेशनल में क्या हुआ कि बॉडी जो थी वो रिजिड थी। रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ा। तो रिजिड बॉडी क्या थी? अगर हम बात करें रिजिड बॉडी, तो रिजिड बॉडी क्या थी? विच बॉडीज जिन पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पर उनके शेप और साइज में चेंज नहीं होता था, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी। ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स does not change shape and size। ऐसी बॉडीज को हम लोग रिजिड बॉडीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडीज। एक एक्सटर्नल फोर्स होता है, सभी को पता है एक्सटर्नल फोर्स के बारे में, बट यहाँ पर हम इलास्टिसिटी में एक्सटर्नल फोर्स को एक नाम से और जानते हैं, उसका नाम होता है डिफॉर्मिंग फोर्स। मींस जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स, इसे हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स के नाम से जानेंगे। डिफॉर्मिंग फोर्स। अब बताती है डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स की अगर बात करें तो दैट एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ही है which try or change the position of the object, shape or size of the object, which change or try to change the shape and size of object। दैट्स क्लियर? ओके। एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करने पर उसके शेप और साइज में अगर चेंज हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए आगे मिटाया जाए। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद इसके कुछ टर्म्स हैं, इसको मिटाते हैं। समझ लिया एक्सटर्नल फोर्स। सबसे पहले हम जानते हैं इलास्टिसिटी क्या होती है। इलास्टिसिटी क्या होती है? जब हम किसी भी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, मींस कोई एक बॉडी है, ये बॉडी है, इस पर मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के पर इस बॉडी के शेप और साइज में चेंज आ जाए, बॉडी के शेप और साइज में चेंज आ जाए। बट जैसे एक्सटर्नल फोर्स हम हटाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स हटाने पर वो बॉडी फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, दैट्स क्लियर? मीन्स द tendency to regain its original position on removing deforming force, ये तो होगा ही डिफिनेशन। या एक डिफिनेशन और होती है, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी the tendency of a body to
अपोज टू चेंज इन इट्स शेप एंड साइज। मीन्स कोई बॉडी है अपने शेप और साइज में चेंज होने पर वो उसका अपोज करे, दैट इज आल्सो नोन एज द इलास्टिसिटी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब दोनों डिफिनेशन सही है। अब ये अपोज करती है और रीगेन कर रही है अपने पोजीशन को, ओरिजिनल पोजीशन को, तो दोनों के दोनों डिफिनेशन हमारे पास क्या है, करेक्ट है। दोनों डिफिनेशन करेक्ट मान सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए जैसे क्या होता है, अगर क्वेश्चन इस पर क्या आता है कि कौन, जैसे हमने एक रबड़ लिया, रबड़ को क्या किया, स्ट्रेच किया, और रबड़ को स्ट्रेच करने के बाद उसको फिर से छोड़ दिया, फिर से वो अपने शेप और साइज पर आ गई, अपने पोजीशन पर आ गई। तो ऐसी बॉडीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक बॉडीज बोलते हैं, और इनके इस प्रॉपर्टी को, इस टेंडेंसी को इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि रबर एंड स्टील, रबर और स्टील, रबर एंड स्टील में कौन ज्यादा इलास्टिक है, रबर एंड स्टील में कौन सा ज्यादा इलास्टिक है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आपके मन में क्या आएगा, रबर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको असिस्ट करने पर वो अपने पोजीशन पर आ जाता है। नहीं, बट इसका क्या होगा, स्टील। अगर स्टील की एक स्केल ले लें और स्केल को हम ऐसे से फोल्ड कर दें, तो फोल्ड करने पर वो बॉडी क्या करती है, अपने ओरिजिनल पोजीशन पर रबर से जल्दी आ जाती है। मींस जैसे इधर छोड़ा वैसे ही वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती है। तो इस टेंडेंसी के कारण यहाँ पर रबर क्या होगा, ज्यादा इलास्टिक होता है, मोर इलास्टिक देन, सॉरी स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। कैसे वर्क करता है इलास्टिसिटी, क्या है मतलब, देखो मान लो कोई भी सॉलिड होता है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होते हैं एक इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स से। ये कोई ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में क्या होता है, एक फोर्स लगा होगा, इनके बीच में एक फोर्स होता है, ऐसे फोर्स होता है, ये फोर्स ये लगा हुआ है, ये इसको अटैच करते रहेगा। ये क्या कर रहे हैं, ये क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है। और ये हमेशा कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा, ये हमेशा बॉडी को अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्ट करते रहते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, देखो एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इनके बीच की ये जो फोर्स थी ये क्या हो गई, कम हो गई। मीन्स ये आपस में कंप्रेस हो गया, और कंप्रेस हुआ जैसे ही हमने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया, जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया वैसे ही ये फिर से अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, ये इलास्टिसिटी है। मीन्स अपने ओरिजिनल पोजीशन को फिर से रीगेन करना ही इलास्टिसिटी है। ठीक है, मीन्स जब कभी भी आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पर, एक्सटर्नल फोर्स या इसे हम बोल सकते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने पर ये क्या करता है, इस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स आ जाता है। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स। अब रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स मीन्स क्या, जैसे ही आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, ये क्या करता है, अब कंप्रेस हो जाता है, या इसको उधर ऊपर की ओर लगाएंगे, नीचे की ओर लगाएंगे तो ऐसे खिंच जाएगा और लंबा हो जाएगा। जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स हटाएंगे वैसे ही ये बॉडी फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन को ऑब्टेन करने के लिए एक इनके बीच में एक फोर्स लगेगा, उसे ही बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये कहानी थी इसकी।
इस तरीके से इलास्टिसिटी जो होती है वर्क करती है, इस तरीके से इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट हो गया? मिटाया जाए, मिटाए। चलिए इसमें कुछ टर्म्स और आते हैं। हाँ, एक चीज समझिए, ये जो काम होते हैं ना, कोई बॉडी अपने फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेती है, बट ये जो होना चाहिए एक लिमिट के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रबड़ को आप स्ट्रेच करने पर वो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन को ले लेगी। हाँ ठीक है, ले लेगी, बट वो एक लिमिट में होना चाहिए। नहीं तो अगर ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे आप, ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगी। तो टूट जाएगी तो इसका मतलब वो इलास्टिक लिमिट से कहां चली गई है? बाहर चली गई है। तो एक लिमिट होती है जिसे हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। ठीक है, ओके। नाउ एक होता है परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता परफेक्ट इलास्टिक बॉडी क्या होती है? मीन्स which bodies can regain its original position या perfectly original regain its perfectly original position। मीन्स देखो, कोई जैसे रबड़ है तो रबड़ को स्ट्रेच करो, मीन्स थोड़ा बहुत क्या करती होगी? वो अपने ओरिजिनल शेप पर नहीं आ पाती होगी, थोड़ा सा, बिल्कुल निगलेक्ट के बराबर, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल कम सा, है ना। बट परफेक्ट इलास्टिक बॉडी का मतलब क्या है? वो एक्चुअली जो भी ओरिजिनल पोजीशन है उनकी, उसको ऑब्टेन कर ले, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। मतलब 100%, बट एक्चुअली होता नहीं कुछ भी 100% ना। ठीक है, तो ऐसी बॉडीज को हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्ट इलास्टिक बॉडीज बोलते हैं। ठीक है, और इनके फिनोमिना को या इनके टेंडेंसी को, इस टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्ट इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इनकी इस टेंडेंसी को परफेक्ट इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब एक, हाँ, इस पे आता है कि परफेक्ट इलास्टिक का कोई एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल तो एक होता है क्वार्ट्ज, और एक होता है फास्फर ब्रॉन्ज। जो फास्फर ब्रॉन्ज होता है, ये दोनों एग्जाम्पल जो है हमारे, ये परफेक्ट इलास्टिक बॉडी के हैं। ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल जो है हमारे परफेक्ट इलास्टिक बॉडी के हैं। ये क्या होता है फास्फर ब्रॉन्ज? ये जो है ये कॉपर फैमिली का एक एलिमेंट होता है। ठीक है, चलिए अच्छा बात करते हैं आगे। ये होता है क्वार्ट्ज। ठीक है, क्वार्ट्ज एंड फास्फर ब्रॉन्ज जो होते हैं ये परफेक्ट इलास्टिसिटी के एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट हमारा टर्म आता है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होती है? प्लास्टिक बॉडीज क्या होती हैं? जो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को ऑब्टेन ना कर पाए,
द टेंडेंसी टू नॉट रीगेन इट्स शेप और साइज on removing the deforming force। डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने पर वो बॉडीज अपने ओरिजिनल शेप और साइज को ऑब्टेन नहीं कर पाती हैं। दैट्स नोन एज द प्लास्टिसिटी। ओके, नाउ एक और आता है परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी। तो परफेक्ट प्लास्टिक बॉडीज क्या होती हैं? नाम से ही स्पष्ट है, जो बिल्कुल भी अपने ओरिजिनल पोजीशन को ऑब्टेन न कर पाए हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्ट प्लास्टिक बॉडीज बोलते हैं या प्लास्टिक बॉडी बोलते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल थोड़ा सा भी अपने ओरिजिनल पोजीशन को ना ऑब्टेन कर पाए, दैट्स नोन एज द परफेक्ट इलास्टिक बॉडीज। ओके, तो इसके अब बात आती है इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे हमारे पास परफेक्ट इलास्टिक बॉडीज के। तो परफेक्ट इलास्टिक बॉडीज के जो एग्जाम्पल है वो होता है एक पैराफिन वैक्स एंड वेट सॉइल। ये दो एग्जाम्पल जो हैं ये परफेक्ट इलास्टिक बॉडीज के हैं। एग्जाम्पल जो हैं आपके परफेक्ट इलास्टिक बॉडी के हैं। बट एक्चुअली जो है हमारे डेली लाइफ में ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जो परफेक्ट इलास्टिक हो या फिर परफेक्ट प्लास्टिक हो। ये जो हमने एग्जांपल बताया क्वार्ट्ज एंड फास्फर ब्रॉन्ज एंड द पैराफिन वैक्स एंड द वेट सॉइल, ये जो एग्जांपल्स हैं ये एक्चुअली 100% नहीं है, क्योंकि नथिंग इज 100% इन दिस वर्ल्ड, है ना, ऐसा कंसिडर करके मानते हैं ना। तो ये डेली लाइफ में अगर कहें 100% है तो ये 100% नहीं होते हैं। कुछ ना कुछ इसमें होता है कि वो अपने पोजीशन को ऑब्टेन कर पाते हैं या कुछ ना कुछ अपने पोजीशन को ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। मिटाया जाए, मिटाएं। अब मेन टॉपिक हमारा आता है स्ट्रेस और स्ट्रेन। आज के लेक्चर में हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में ही पढ़ना है कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होते हैं। ठीक है, तो लगाते हैं हेडिंग स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू होता है F बाई ए। F का मतलब क्या है? F रेज टू इंटरनल कह सकते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल, F एक्सटर्नल। तो सिग्मा इज इक्वल टू होता है F अपान ए, या अगर हमने कहा इफ A इज इक्वल टू 1 मीन्स यूनिट, अगर 1 कह दिया जाए, यूनिट कह दिया जाए तो क्या हो जाएगा? सिग्मा इज इक्वल टू या स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स एक्सटर्नल। मीन्स अगर यहां से देखेंगे तो यहां पर क्या है? स्ट्रेस जो है वो एक फोर्स है। स्ट्रेस क्या है? एक तरीके से फोर्स है। और वो फोर्स कैसा है? फोर्स हमारा कैसा है? देखो, इन एक्सटर्नल कहेंगे या फिर इंटरनल भी बोल सकते हैं। F इंटरनल अपान एरिया। ओके, नाउ अब सिग्मा एक्सटर्नल फोर्स ही है, एक्सटर्नल है या फिर क्या कह सकते हैं? इंटरनल भी कह सकते हैं। F इंटरनल हम कहेंगे फोर्स यूनिट है ना, तो इसको डिफिनेशन कैसे सकते हैं? द फोर्स, द एक्सटर्नल फोर्स, द एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स बोलोगे, द एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट
पर यूनिट एरिया या क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, द एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट्स इज नोन एज द स्ट्रेस, दैट्स इज नोन एज द स्ट्रेस। दैट्स क्लियर। तो ये होता है हमारे पास स्ट्रेस होता है, ठीक है। अब बात आती है स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है। देखो इधर अगर हम इसकी बात करें यूनिट की, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट आ गई। अगर कोई पूछे डायमेंशन क्या है इसकी, तो न्यूटन, फोर्स की डायमेंशन mL/t-2 अपान एरिया L स्क्वायर, एक L कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, mL-1t-2, ये निकल के आ गया। अच्छा कोई पूछे क्वांटिटी कैसी होती है, तो अगर आपके पास स्केलर लिख के आ रहा तो स्केलर टिक कर देंगे, बट ये एक्चुअली होती है टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी होती है। अब टेंसर क्वांटिटी क्या होती है इसके बारे में आपको बताया गया था, टेंसर क्वांटिटीज क्या होती है, ठीक है। अब टेंसर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, बट वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती हैं, इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। तो इनके इसकी जो डायरेक्शन होती है वो फोर्स एंड एरिया पर डिपेंड करती है, एरिया पर डिपेंड्स। तो ये फोर्स और एरिया पर डिपेंड करती है, कौन, ये क्वांटिटी। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। दैट्स क्लियर। नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, नोट कर लीजिए। नोट हो गया। चले अब इसके हम देखेंगे टाइप्स, इसके टाइप्स देखेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द स्ट्रेस। मिटाया जाए, चलिए। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो बेसिकली इसके 3 टाइप्स हम पढ़ेंगे, 3 टाइप्स। पहला हमारा होगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है, हम कहेंगे अगर किसी बॉडी पर, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का मतलब है अगर किसी बॉडी पर जो फोर्स है वो उसके नॉर्मल लग रहा है, मींस द फोर्स एक्टिंग नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ बॉडी, सरफेस ऑफ बॉडी, सरफेस बॉडी है, उस बॉडी के सरफेस पर अगर फोर्स हमारा उसके नॉर्मली लग रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बोलते हैं। अब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के बाद इसके भी 2 पार्ट्स हैं, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। अब एक पार्ट होता है हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस और अनदर होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। देयर आर 2 टाइप ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अब क्या मतलब है, देखो मान लो हमारे पास कोई वायर है, ठीक है, ये कोई वायर है, ये वायर हमारे पास है, ठीक है। अब इस वायर पर मैंने क्या किया, एक फोर्स लगाया, तो फोर्स पहले इतना था,
अब इस पर फोर्स लगाया तो इस पर क्या हुआ, इसकी लेंथ क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। पहले ये L था, अब ये कितना हो गया, L1 बन गया। अब इसकी लेंथ देखो इतनी इंक्रीज की ना, इतनी इंक्रीज की, तो इतनी इंक्रीज की तो इसका मतलब कौन सा है, टेंसाइल है। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ लेंथ। अगर लेंथ उसकी इंक्रीज कर रही है, किसी भी बॉडी की नॉर्मली उस सरफेस पर नॉर्मली फोर्स लगाने पर उस बॉडी की लेंथ अगर इंक्रीज कर रही है तो दैट्स टाइप ऑफ द स्ट्रेस इज नोन एज द टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है। अगर इसी का अपोजिट है, पहले ये इतना बड़ा था, एक वायर था, इस वायर को मैंने क्या किया, इसकी लेंथ L थी, अब की फोर्स नीचे की ओर लगाया F, अब की फोर्स कहाँ लगाया, ऊपर की ओर, तो ये क्या हो गया, कंप्रेस हो गया, मतलब छोटा हो गया। ये वायर इतना बड़ा हो रह गया, इतना छोटा हो गया, देखो इतना छोटा हो गया। तो ऐसे स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या मतलब, ड्यू टू डिक्रीज द लेंथ। अगर किसी बॉडी की लेंथ जो है डिक्रीज कर रही है तो उसे हम बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं, और अगर इंक्रीज कर रही है तो उसे बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। क्लियर हो गया, चलो बेटा नोट हो गया, छाप लिया। नेक्स्ट हमारा टाइप क्या है, नेक्स्ट है वॉल्यूम स्ट्रेस। सेकंड होता हमारा वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस का मतलब क्या है, मान लो कोई एक ये हमारे पास है, ठीक है, इसका वॉल्यूम है, इसमें कोई एक बॉडी रख दिया गया, ये बॉडी रख दिया गया, ठीक है। इस बॉडी के सरफेस पर इधर से फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया, ये भी फोर्स लगाया, ये भी फोर्स लगाया, मतलब सभी सरफेस से इक्वली फोर्स लगा रहे हैं। द फोर्स एक्टिंग इक्वली ऑन एवरी सरफेस, एवरी वन सरफेस ऑफ बॉडी। अब अगर उस बॉडी में अगर फोर्स लगाएंगे, इक्वली फोर्स लगाएंगे, तो उसके शेप और साइज में डेफिनेटली चेंज होगा, शेप एंड साइज में चेंज होगा। तो क्या करेगा, उस काज का अपोज करेगा कि नहीं करेगा, उस काज का अपोज करेगा। कोई चेंज होना चाह रहा है, कोई चेंज होना चाहता है, नहीं होना चाहता है। तो अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वो क्या करेगा, अपने ऊपर लगने वाले फोर्स का क्या करेगा, अपोज करेगा। या इसे बोल सकते हैं स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, इसे तो बोलते हैं। तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया का मतलब क्या है कि किसी बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है वो पर यूनिट एरिया लग रहा है, ठीक है। तो अगर इसमें चेंज हो रहा है तो ये क्या करेगा, अपोज करेगा। द फोर्स opposing the cause the change in volume, तो मतलब वॉल्यूम में चेंज का क्या करेगा, अपोज करेगा। द फोर्स अपोजिंग द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट एरिया, मीन्स वही है F बाई ए तो लगेगा, बट कहां पर यूनिट एरिया, मतलब वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है उसका अपोज करेगा कि चेंज ना करो भैया, ना चेंज करो। तो उसको चेंज ना करने के लिए उसका पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगता है दैट्स नोन एज द वॉल्यूम स्ट्रेस।
उसे क्या बोलते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा। चलें आगे, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे चलते हैं। थर्ड हमारा है टेंजेंटियल। टेंजेंटियल और शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस इसका मतलब क्या है? इसका एक्चुअली मतलब ये होता है कि अगर देखिए मान लीजिए कोई कोई बॉक्स रखा हुआ है, ये कोई एक बॉक्स रखा हुआ है, कोई एक बॉक्स रखा हुआ है, इस बॉक्स पर एक फोर्स अप्लाई किया जाए, इस बॉक्स पर एक फोर्स अप्लाई किया जाए और ये बॉक्स का जो अपर साइड है, इस बॉक्स का जो अपर साइड है वो कुछ ऐसा हो जाए। देखो पहले ये ऐसे रहा, अब ये क्या हो गया, कुछ ऐसे बन गया। ये ऐसे बन गया, वही है, केवल ऊपरी वाला भाग कुछ ऐसे हो जाए तो ये क्या हुआ, इसमें चेंज आया कि नहीं आया? और जो ये चेंज होता है इसे ही हम लोग बोलते हैं, इसे ही हम लोग टेंजेंटियल स्ट्रेस बोलते हैं। अगर किसी बॉडी में जो स्ट्रेस है वो टेंजेंटियल हो या पैरेलल हो, अगर किसी बॉडी पर इफ द फोर्स इज टेंजेंटियल और पैरेलल ऑन द अपर सरफेस ऑफ द बॉडी, अगर किसी बॉडी के अपर साइड में उस पर लगने वाला जो फोर्स है वो टेंजेंटियल या पैरेलल है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंटियल या शियर स्ट्रेस बोलते हैं। टेंजेंटियल या शियर स्ट्रेस बोलते हैं। दैट्स क्लियर, कोई डाउट नहीं? चलो मिटाया जाए, ठीक, मिटाए। चलिए देखते हैं। आगे चलें। अब देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पर। क्या सीखा अभी? स्ट्रेस इज इक्वल टू, सभी एक ही तरीके के हैं। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। मतलब जो सिग्मा है क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिया, अ ब्लॉक या अ बॉक्स इज a box of 1.0 kg is hanged to a wire of cross section area 1 meter square, then find the stress produced by the wire। मीन्स क्या हुआ, एक कोई वायर है, ये एक वायर है, इस वायर से 1 kg मास का एक कोई बॉडी हैंग कर दी गई। अब जब हैंग कर दी गई तो इस पर कितना स्ट्रेस होगा, इस वायर पर कितना स्ट्रेस होगा ये पूछा गया है। तो हमें सबसे पहले क्या दिया गया है, मास ऑफ बॉडी दी गई है m इज इक्वल टू 1 kg दिया गया है और हमारे पास एरिया गिवन है 1 मीटर स्क्वायर। हमें फाइंड क्या करना है, फोर्स फाइंड करना है, फोर्स में नहीं फाइंड करना, सॉरी स्ट्रेस फाइंड करना है। तो हमें पता है सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, F बाई ए, या F इज इक्वल टू क्या होता है, mg बाई ए हो जाएगा। तो सिग्मा इज इक्वल टू m की वैल्यू 1 पुट कर देना है, g की वैल्यू 9.8 ले लेना है, अपान a 1 ही है। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, ओके। मिटाया जाए, चलिए
अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या बचा हुआ है। स्ट्रेस आपका कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं स्ट्रेन की। किसकी बात करेंगे? स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या होता है देखते हैं। स्ट्रेन, चलिए स्ट्रेन के बारे में देखते हैं। अब स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? द रेशियो ऑफ चेंज इन एनी डायमेंशन एंड ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ बॉडी, दैट्स नोन एज द स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? मीन समझो, स्ट्रेन को हम डिनोट कर लेते हैं एस से। चलिए एस से डिनोट कर लेते हैं, एस। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन साइज ऑफ बॉडी अपॉन ओरिजिनल साइज ऑफ बॉडी। मीन्स जितना चेंज आया उस बॉडी में, अगर किसी चीज को स्ट्रेस करोगे, किसी चीज पर फोर्स लगाओगे तो उस पर क्या होगा? बॉडी में चेंज आएंगे। उस बॉडी पर कितना चेंज आ रहा है अपन ओरिजिनल साइज या साइज, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेन बोलते हैं। मीन्स अगर कोई पूछे इसकी यूनिट क्या होती है, तो यूनिट एंड डायमेंशनलेस है। यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस बॉडी होती है। ना इसकी यूनिट होती है और ना ही इसकी डायमेंशन होती है। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? डायमेंशनलेस और यूनिटलेस बॉडीज होती है। दैट्स क्लियर। अब इसके बाद बात करते हैं इसके टाइप्स पर कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द स्ट्रेन। तो जैसे हमने स्ट्रेस पढ़ा 3 टाइप्स, एज इट इज इसके भी होते हैं, उतने ही टाइप होते हैं। कौन कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल, वैल्यूम एंड थर्ड इज द टेंजेंटियल या शियर स्ट्रेस। ठीक है, चलिए लगाते हैं हेडिंग, मिटाया जाए इसको। इतना मिटाते हैं फिर देखते हैं। मिटाएं। अब देखिए, अब बात करते हैं इसके टाइप्स पर। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस नहीं स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेन? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। फर्स्ट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और सेकेंड हम बोलते हैं इसे लॉन्गिट्यूडनल के बाद इसे बोलेंगे वैल्यूम स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल के बाद वैल्यूम स्ट्रेन, और थर्ड है हमारा शियर स्ट्रेन। क्या होते हैं देखिएगा, 1 बाय 1 इस पर देख लेते हैं क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब क्या है? अगर कोई बॉडी है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मान लीजिए कोई एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा L बाई L। मीन्स ये बॉडी हमारे पास, ठीक है। इस बॉडी की लेंथ क्या थी? ओरिजिनल लेंथ क्या थी? L। इस बॉडी की ओरिजिनल लेंथ L है, और इस पर मैंने क्या किया? या तो हम टेंसाइल मीन्स इसको स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे। तो स्ट्रेच करने पर हमने कहा इसकी कितना चेंज आया? डेल्टा L चेंज आया। तो डेल्टा L बाई L क्या होगा हमारे पास? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा। या तो हम क्या करेंगे, वायर है हमारे पास, इस वायर की लेंथ L है, इसको कंप्रेस करेंगे, तो कंप्रेस करने पर इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? डेल्टा L हो जाएगी। तो मीन्स चेंज इन द लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज नोन एज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज नोन एज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब वैसे ही वैल्यूम स्ट्रेन क्या होती है? मान लो कोई एक बॉडी है, ये रखी हुई बॉडी है, ठीक है, इसमें वाटर भरा हुआ है, कुछ भी है, ठीक है। तो इस पर मैंने क्या किया? फोर्स लगाया, मीन्स प्रेशर लगाएंगे। वाटर क्या करेगा? इस पर प्रेशर लगाएगा, ठीक है।
फोर्स लगाने पर इसका शेप और साइज कुछ ऐसा बन गया हमारे पास। तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, क्या चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इज नोन एज द वॉल्यूम स्ट्रेन। इसे क्या बोलेंगे? चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब बात आती शियर स्ट्रेन या टेंजेंटियल स्ट्रेन, ये क्या होती है? मान लेते हैं हमारे पास कोई एक बॉडी है ना, वही फोर्स लगाना है। देखिएगा, समझिएगा इसको थोड़ा सा। ये मान लो कोई एक बॉक्स है हमारे पास, ठीक है। इस बॉक्स को, ये बॉक्स सबसे फिक्स था, इस पर मैंने एक फोर्स लगाया। वो फोर्स लगाने पर अपर साइड पर फोर्स लगाया, अपर साइड पर फोर्स लगाने पर ये कुछ हमारे पास ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। इसका मतलब ये ओरिजिनल हमारा ऐसा था पहले, अब कुछ ऐसा हो गया। तो ये कितना चेंज हुआ? लेंथ में कितनी चेंज हुई? हमने कहा एक्स या डेल्टा एक्स चेंज हुआ, डेल्टा एक्स चेंज हुआ, डेल्टा एक्स का चेंज आया। और इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? मैंने कहा एल थी, ये एल था हमारे पास, या स्मॉल एल ले लेते, कैपिटल एल लेते हैं, ठीक है। हमने कहा कितना एंगल घूमा? थीटा। तो कहीं ना कहीं ये देखो, ये 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो अगर यहाँ से हम tan थीटा लगा दें, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा एक्स बाई एल। ये एल थी हमारे पास लेंथ, ये लेंथ एल ही है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स बाई क्या हो जाएगा? एल, ठीक है। अगर हम कहें थीटा बहुत ही छोटा है, थीटा बहुत ही छोटा है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स बाई एल। आपसे क्वेश्चन में क्या कहेगा? इस x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा, इस x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा। हाँ, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो थीटा लेते हैं, जो थीटा होता है, थीटा इज ऑलवेज इन रेडियन, थीटा इज ऑलवेज इन रेडियन, ये हमेशा रेडियन में ही होता है। ओके, तो बस बच्चों आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।